फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेखावाटी मिशन 100 का फिजिक्स का अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में कुल 7 अंक का आने वाला है और 5 इसके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका 4 अंक का एक निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है। तो इस जो चैप्टर को पर्टिकुलर चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। जैसे इस पार्ट में हम एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और एक पार्ट आएगा उसमें अलग से निबंधात्मक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें हम डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। डेरिवेशन है वो डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ाने पर आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए उनको व्हाइट बोर्ड पर अलग से समझा दिया जाएगा निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए। और जो छोटे क्वेश्चन हैं, 2 आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप्स के, एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा और एक भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी आने वाला है लघुदात्मक का। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनके लिए ये जो पीडीएफ है वो हम सोल्व करते हैं। अभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखना। इनके जो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनमें ही न्यूमेरिकल ही दे रखे हैं, तो आप आराम से समझना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपका स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आपने टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप्स के पीडीएफ है, क्लासेस का अपडेट मिल जाता है। और इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमने संबंध पढ़ रखा है r बराबर 2f। आपको वक्रता त्रिज्या r पूछी है तो जो फोकस दूरी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। फोकस दूरी 14 है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आपको फोकस दूरी दे रखी थी 14 और वक्रता त्रिज्या पूछी थी, तो r बराबर होता है 2f, यानी फोकस दूरी का डबल करोगे तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव्य से भरी द्रोणिका यानी खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है, तो द्रव्य का अपवर्तनांक है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको अदृश्य करने की बात आती है ना, कि लेंस को किसी द्रव्य में भरी या द्रव्य में किसी खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर दिया जाता है, तो उसका अपवर्तनांक है, जो द्रव्य का अपवर्तनांक, वो जो क्वेश्चन में दे रखा अपवर्तनांक है ना उसके बराबर होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, 1.47 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है यदि उसकी क्षमता है 2.5 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी पूछी है। हम जानते हैं क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f, यही होता है। हमें निकालनी क्या है, फोकस दूरी, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। अब p क्षमता कितनी दे रखी है, 2.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। ये तो होती है मीटर में, हमें देखो ऑप्शन दे रखे है सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1000, अपोन में आ जाएगा 25, भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी यदि उसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर है। तो ध्यान रखना, लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि इसमें आपको कुछ लगे ना कि इसे डिटेल सॉल्यूशन करना है या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो,
तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख देना, ताकि उसे अलग से सोल्व करवा देंगे व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है n12, इन माध्यमों के युगल के लिए कोण है IC। तो n12 व IC के मध्य संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, n12 इक्वल टू हो जाएगा 1/sin IC। ये डायरेक्ट संबंध आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी गोलीय लेंस के लिए सही सूत्र है, तो लेंस सूत्र हमने पढ़ रखा है 1/1/v माइनस 1/u, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यदि I का मान दे रखा है और R का मान भी दे रखा है, अपवर्तनांक पूछा है, तो हम अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, n12 के लिए n12 का फॉर्मूला होता है sin R बट्टा sin I। अब ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि n21 का फॉर्मूला होता है sin I बट्टा sin R। n21 का फॉर्मूला होता है sin I बट्टा sin R। हमें n12 निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा sin R बट्टा sin I। ये ऐसे होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि n12 को हम लिखते हैं n1 बट्टा n2 से, और n21 को लिखते हैं n2 बट्टा n1 से। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया है sin R बट्टा sin I। आगे हमें पूछा गया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि R का मान 90 है, sin 90 का मान हो गया 1 अपोन sin I sin 60, sin 60 का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2 आएगा, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 बटा √3 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपवर्तनांक n12 की वैल्यू, बाकी आपने ये पढ़ रखा है ना sin I बटा sin R बराबर नियतांक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार करना है, यदि आपको अपवर्तन का दूसरा नियम पूछे तो यही होगा स्नेल का नियम, sin I बटा sin R इक्वल टू नियतांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होता है। तो यदि अभिलंबवत आपतित होगी तो परावर्तन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अभिलंबवत जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर वापस परावर्तित होती है। आपतन कोण बढ़ाओगे परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। अभिलंबवत आपतित होती है, इसका मतलब है परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस की शक्ति होती है, तो ध्यान रखना उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, तो शक्ति भी क्या होगी, धनात्मक होगी। चिन्ह परिपाटी में ध्यान रखना u है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, u है ना बिंब दूरी, वो हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे लेंस हो, दर्पण हो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सब के लिए ही नेगेटिव होता है। बाकी फोकस दूरी भी बता देता हूँ आपको, फोकस दूरी है वो उत्तल के लिए पॉजिटिव होती है। अब उत्तल दर्पण की बात करो फिर भी आप देखोगे फोकस दूरी पॉजिटिव है, और उत्तल लेंस की बात करो तब भी आपकी फोकस दूरी पॉजिटिव ही होती है, तो उत्तल के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। बाकी चिन्ह परिपाटी का मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बता दिया है, शॉर्ट में सारी की सारी चिन्ह परिपाटी आप देख सकते हो शॉर्ट वीडियो में, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जल में प्रकाश की चाल क्या है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, c बटा v। हमें v पूछिए, इसका मतलब c है, उसमें n का भाग लगा दो अपवर्तनांक का। c कितना है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अपोन अपवर्तनांक कितना है, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जब भाग लगाओगे तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा ऑप्शन बी 2.25 × 10⁸ आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, एक माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान 60 डिग्री है, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी कि क्रांतिक कोण का मान 60 डिग्री दे रखा है, माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है। तो हम अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या जानते हैं, n इज इक्वल टू 1/sin आई सी। यानी क्रांतिक कोण 60 डिग्री दे रखा है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो √3/2 जाएगा, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। अपवर्तनांक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है इसका, और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इस समय हर स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन का अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो उसकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को पूरा सपोर्ट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। दो लेंस जिनकी शक्ति है +12 तथा -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे गए जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो संयुक्त लेंस की जो शक्ति है ना वो निकालो। तो P इक्वल टू क्या होगा, P1 + P2। P1 का मान +12 और P2 का मान -2। P1 + P2 करोगे तो कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा डायोप्टर में। अब हमें शक्ति नहीं निकालनी थी, हमें लेंस की फोकस दूरी निकालनी थी। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f मीटर में। हमें f का मान निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ये f यहाँ आ जाएगा और p इसके बटा में आ जाएगा। 1/p, p का मान 10 है, तो कितना आ जाएगा 0.1। ये आती है मीटर में, हमें निकालनी है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 14 क्वेश्चन है आपके सामने। 14 क्वेश्चन में है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछी है, फोकस दूरी दे रखी है। तो हम तो जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध r बराबर 2f। इस बार हमें वक्रता त्रिज्या r का मान पूछा है और f का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है लेंस की शक्ति P व फोकस दूरी f में संबंध क्या है। तो हमने तो कई बार पढ़ लिया इस क्वेश्चन को कि P बराबर क्या होता है, 1/f। ये भी मीटर में होता है, इसीलिए ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे होते हैं, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस और कैसा लग रहा है इनका सॉल्यूशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। यदि कोई डेरिवेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उस डेरिवेशन को भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उसका सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता m का सूत्र क्या होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब आवर्धन हो जाता है d/f। एक होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब होता है 1 + d/f। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, d/f, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि सर्च लाइट में निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के यूज आप ध्यान में रखना। जो अवतल दर्पण है, जैसे चिकित्सक है, दंत चिकित्सक, वो भी अवतल दर्पण का यूज करता है। सेविंग दर्पण के रूप में भी इसी अवतल दर्पण का यूज होता है। बाकी जो वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ये बातें कुछ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है,
तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में, अभिदर्शक होता है, एक होता है नेत्रिका लेंस, तो अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसमें? परावर्तक दूरदर्शी में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m है। यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को दुगुना कर दिया जाए, फोकस दूरी को क्या किया है? दुगुना कर दिया जाए, तब आवर्धन क्षमता होगी। यानी कि आपने फोकस दूरी को दुगुना कर दिया है, तब आवर्धन क्षमता पूछी है। तो आवर्धन क्षमता हो जाएगी m/2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि फोकस दूरी को आप दुगुना कर दोगे तो आवर्धन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता का मान होगा। यानी कि उत्तल लेंस दे रखा है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और अधिकतम आवर्धन क्षमता पूछी है। तो इसमें हमको फॉर्मूला लगाना है m बराबर 1 प्लस d/f, जो मैंने आपको अभी बताया था। इस फॉर्मूले को यूज करना है, जहां 1 प्लस डी का मान कितना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। f का मान कितना है? तो 2.5 है फोकस दूरी। पॉइंट हटाओगे, मैं यहाँ पर 10 लगा देता हूँ, तो 25 से 25 ये 10 बार जाएगा, 10 और 1 11, ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन। 1 प्लस d/f लगाओगे आवर्धन के इक्वल, और आवर्धन होता क्या है कि प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना बड़ा या छोटा है, ये बताता है हमें आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया 21 में, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि इसका उल्टा कर दिया ना, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो 3/2 के स्थान पर हो जाएगा 2/3। समझ में आया ना? याद दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यदि आपको इस अपवर्तनांक वाले में के सापेक्ष में ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक दो पॉइंट है ना, आप थोड़े ध्यान में रखना। जैसे हमें पूछा है वायु के सापेक्ष कांच का, तो हम सबसे पहले n कांच और वायु इस प्रकार लिखते हैं। अब अपवर्तनांक में किस प्रकार लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे n कांच, कांच का अपवर्तनांक, अपोन में n वायु का अपवर्तनांक। तो अब देखो जिसके सापेक्ष होता है वो अपोन में होता है, तो n वायु क्या आया है? बट्टा में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस प्रकार, इसी प्रकार यदि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछे तो हम किस प्रकार लिखते हैं? तो n पहले क्या लिखा था? कांच का अपवर्तनांक, तो जिसका पूछता है वो पहले लिखते हैं। इसमें किसे? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो वायु का अपवर्तनांक पूछा तो वायु को पहले लिखो और डैश लगाओ और फिर लिखो कांच। अब इनको किस प्रकार लिखते हैं? जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको भाग में लगा दो। जैसे n वायु कांच है तो पहले ऊपर आएगा वायु और नीचे आ जाएगा n कांच। अब ध्यान देना, हमें दे रखा था कांच बटा वायु 3/2 और पूछा है कांच के सापेक्ष, के सापेक्ष होता है उसे अपोन में लगा दो, कांच के सापेक्ष और वायु का, यानी कि इसका उल्टा ही तो है ये, जस्ट कांच बटा वायु और इसमें वायु बटा कांच है, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, एक संभव प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण होगा। हमें न्यूनतम विचलन कोण पूछा है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दे रखा है, तो हम जानते हैं सबसे पहले अपवर्तनांक के लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, n बराबर साइन a प्लस डेल अपोन 2 और अपोन में क्या हो जाएगा? साइन a अपोन 2। अब देखो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। सबसे पहले n का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? अपवर्तनांक कितना है?
3 है, तो n बराबर 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख देते हैं इक्वल साइन, ये साइन लगा दिया। a प्लस डेल बाई टू, ए का मतलब है प्रिज्म कोण है, और जो कितना होता है समबाहु प्रिज्म है तो 60 डिग्री फिक्स है, 60 डिग्री, प्लस में डेल है तो डेल अपोन में 2, और इसके अपोन में क्या जाएगा साइन a बाई टू, यानी साइन a का मान कितना है, a का मान 60, 60 में 2 का भाग लगाओगे तो 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है साइन 30 का मान। अब 1/2 है, इसको इसके गुणा में भेज दो तो आ जाएगा कितना 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। लेकिन ध्यान रखना हमें क्वेश्चन में अपवर्तनांक 3 नहीं दिया था, √3 दिया था, √3 दिया था, तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा √3/2, √3/2। अब देखो ये मैंने इसके इक्वल ही लिखा है क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं लगे, इसीलिए मैंने इसको वापस दोबारा इस स्टेप को नहीं लिखा है। ये √3 है, इसको 1/2 से इधर गुणा कराओगे ना तो देखो आपका साइन 60 प्लस डेल बटा 2 इक्वल टू आएगा √3/2। बाकी पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इतना ही पार्ट बचेगा आपके, ये लो √3/2। अब देखो साइन है, इस साइन को इस ओर भेजो, साइन इनवर्स √3/2 आ जाएगा, और साइन का मान √3/2 कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि 60 प्लस डेल बटा 2 बराबर 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब देखो डेल का मान निकालना है, यानी कि न्यूनतम विचलन पूछा है आपसे, तो डेल का मान निकालने के लिए 2 को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करो 120, और माइनस में इस 60 को घटाओ तो कितना आ जाएगा डेल का मान 60 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल बाई टू अपोन में साइन a बाई टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमें n की वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू रख दी, और a का मान प्रिज्म संभव जो प्रिज्म है इसके लिए कोण 60 डिग्री फिक्स है, a की जगह वैल्यू रख दी, डेल का मान निकालना था, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि इस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि आपको अच्छे से सोल्व करवा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका का आवर्धन अमनोड एवं अमीय है, तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता कितनी है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता अमनोड एमई हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, तो संयोजन की शक्ति क्या हो जाएगी। तो संयोजन की शक्ति पूछी है, तो सबसे पहले P1 का मान निकालते हैं। हमें तो फोकस दूरी दे रखी है ना, तो P1 इक्वल हो जाएगा 1/f, 1/f 40, तो ये तो सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में बदलना होगा, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगा दो तो आ जाएगा 100/40, इसमें 100 का भाग लगाओगे वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। P2 का मान निकालोगे वो कितना आ जाएगा, दूसरी जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो शक्ति क्या हो जाएगी 1/f होता है, तो 25 और 100 ऊपर हो जाएगा, चला जाएगा। इस प्रकार लिखते हैं, देखो P बराबर 1/f, ठीक है, और f के स्थान पर जैसे 25 दे रखा तो 25 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया, फिर 100 सबसे ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट इस प्रकार लिख रहा हूं। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे हमें क्वेश्चन ने जो बोला है उसको ध्यान से देखोगे तो एक दिया है आपको 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस,
एक दिया उत्तल लेंस और एक लिया अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल वाले में हमें जो शक्ति प्राप्त होगी वहां पर साइन भी कैसा लगाना होगा, ऋणात्मक साइन लगाना होगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2.5 P1 का मान। P2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। जब इन दोनों को सोल्व करते हो यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 2.5 तो कितना आ जाएगा 1.5, वो भी कितना का माइनस का 1.5 डायोप्टर आ जाएगा। ये कहाँ से आया है, तो ये आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है जो संयोजन की शक्ति P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। तो सबसे पहले हमने P1 का मान निकाल लिया 2.5, फिर P2 का मान निकाला जो हमारे आया 4, वो भी माइनस का क्यों आया, क्योंकि अवतल लेंस दे रखा था इसीलिए। फिर P इक्वल टू P1 माइनस P2, माइनस आता नहीं है, होता ऐसा ही है P इक्वल टू P1 प्लस P2, लेकिन हमारे पास P2 की वैल्यू आई थी माइनस की 4। तो पहले P1 की वैल्यू थी 2.5 और P2 की थी माइनस का 4, दोनों को जोड़ा तो माइनस का 1.5 डायोप्टर आया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, जबकि अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है कि प्रकाश पहले तो सघन से विरल में आना चाहिए, सघन से विरल में आना चाहिए, विरल से सघन में नहीं जाना चाहिए। अब सघन से विरल में आना चाहिए। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अपवन तथा अपटू फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। क्योंकि संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो f1 f2 बटा f1 प्लस f2। अब अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट करते हैं। रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण के वायु में पानी में जाने पर अपरिवर्तित रहती है, तो आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश किरण वायु से पानी में जाती है तो आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखना प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। दूसरा क्वेश्चन है अपवर्तनांक n वाले लेंस को अपवर्तनांक n वाले द्रव्य में रखने पर लेंस डैश हो जाता है। तो अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन आया था ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, उसमें बोला गया था 1.47 का अपवर्तनांक दे रखा था, जादूगर उस लेंस को अदृश्य कर रहा था, तो वो समान अपवर्तनांक होता है। n अपवर्तनांक था, n अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डालोगे तो लेंस अदृश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभिसारी लेंस की समता डैश होती है। तो अभिसारी का मतलब है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो समता भी धनात्मक, और अपसारी लेंस की क्षमता डैश होती है। तो अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है तो समता भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गमन करता है, आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण फिक्स कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस युगल के लिए हम क्या कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कांच के से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का डैश रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। तो बैंगनी रंग के लिए क्या होगा, क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है
जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें वेग कम होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य का मान डैश हो जाएगा। तो वेग कम होता है ना, इसका मतलब उसका तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग कम है तो उसका तरंग दैर्ध्य का मान भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोटर वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, तो मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण, वाहनों के साइड मिरर पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, निकट दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त डैश लेंस होता है। तो निकट में होता है अवतल, आंसर हो जाएगा अवतल। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यदि इसी में एक क्वेश्चन और पूछ ले, दूरदृष्टि दोष होता है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो दूर में देखो, ऐसे याद रख लिया करो, दूर में 2 ही अक्षर होते हैं तो 3 अक्षर वाला लगा दो, उत्तल, ठीक है। और निकट में 3 अक्षर है तो 1 बढ़ाकर 4 अक्षर वाला लगा दो, अवतल। अवतल में कितने होते हैं, 4 अक्षर, ऐसे याद रख लो, बिल्कुल बच्चों जैसी ट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संभव प्रिज्म में यदि आपतन कोण 45 डिग्री है, जब न्यूनतम विचलन डैश होगा, तो न्यूनतम विचलन 30 डिग्री होगा संभव प्रिज्म में यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, जब न्यूनतम विचलन कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तब भी 45 डिग्री होगा आपतन कोण। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंसों को संपर्क में रखने पर संयोजन की समता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, P बराबर कितनी होगी, तो सबसे पहले दोनों की फोकस दूरी को ऐड कर दो। वैसे हम जानते हैं संयोजन की समता पूछी है तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अब P1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/f, यानी 1/20, और हमें मीटर में लेना होता है तो 100 से गुणा कर देना। इसी प्रकार P2 का मान कितना हो जाएगा, तो -30, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लोगे तो 100 का भाग लगा दोगे। अब इन दोनों को सोल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये देखो 5 बार जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 5/3 डायोप्टर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, किसी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर प्रतिबिंब की तीव्रता डैश है, तो तीव्रता घट जाएगी। ये बात ध्यान रखना, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के आधे भाग किसी अपारदर्शक पदार्थ से ढक दिया ना, तो उसकी तीव्रता घट जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने इसके लघुदरात्मक और यहाँ पर हमने एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन के लिए आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है और जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है ना, वो स्टूडेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे यस सर, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पूरा सपोर्ट करना है और अच्छे से मेहनत करनी है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इस समय में बिना डरे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। थैंक यू।